हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजिंग। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीयूईटी एमए पॉलिटिकल साइंस का 2024 का क्वेश्चन पेपर। और इसमें हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो आप लोग 2025 का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम लोग हर एक क्वेश्चन के साथ जो ऑप्शंस है उसको भी डिस्कस कर लेंगे, और इसके साथ साथ ये भी डिस्कस कर लेंगे कि क्वेश्चंस का जो अप्रोच है वो क्या होना चाहिए, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर एक क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, जो पहला क्वेश्चन आया था, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर्स रोट सेक्सुअल पॉलिटिक्स। एक चीज जो हम लोगों ने देखा है कि यूजुअली जो फेमिनिस्ट थ्योरी है, तो उससे यूजुअली बुक्स एंड ऑथर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया है, केट मिलिट, वॉलस्टोन, कैरोल पैटमैन एंड जेएस मिल, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है केट मिलिट। अब इन्होंने जो सेक्सुअल पॉलिटिक्स लिखा था, ये बुक पब्लिश हुआ है 1970 में। तो आपको ये भी जरूरी है जानना, ये बुक जो है ये एक आप बोल सकते हैं कि रेडिकल फेमिनिस्ट थ्योरी को अप्रोच करता है। रेडिकल फेमिनिस्ट। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन से बुक हैं जो रेडिकल फेमिनिस्ट थ्योरी पे बेस्ड है। ठीक है। अब सेक्सुअल पॉलिटिक्स में की आर्गुमेंट क्या है वो भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं। इसमें इन्होंने आर्गुमेंट किया है रिगार्डिंग द रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वोमेन। मैन एंड वोमेन। और उन्होंने बोला है कि ये जो रिलेशनशिप है, ये मिरर करता है किसको? मिरर करता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। ठीक है। और पेट्रियार्की, इन्होंने बोला है कि पेट्रियार्की बिकम्स द सोर्स ऑफ सोशल कंट्रोल। सोर्स ऑफ सोशल कंट्रोल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने बोला है कि पेट्रियार्की इज ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। इट्स ए पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। और ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो कंट्रोल करता है किसको? वोमेन को। तो ये इनका आर्गुमेंट था। बाकी अगर हम दूसरे ऑथर्स यहाँ पे जो मेंशन है, वॉलस्टोन क्राफ्ट, इनका जो बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, विंडिकेशन ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन 1792। कैरोल पेटमैन के द्वारा जो लिखा गया था, द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट। द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट। और यहीं जेएस मिल के बारे में बात करें तो इन्होंने लिखा था द सब्जुकेशन ऑफ वुमेन, और ये 1869। तो ये भी आपको सिग्निफिकेंट है जो ध्यान में रखना है। सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट आपका 1988 में पब्लिश हुआ था। तो कभी कभी ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है, हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स इस्टेब्लिश्ड आत्मीय सभा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है राजा राम मोहन रॉय। अब आत्म सभा किस लिए इस्टेब्लिश किया था इन्होंने? ये एक आप बोल सकते हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। अगर किस थीम से पूछा गया है तो ये आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट का पार्ट हो जाता है। ठीक है। और इस आत्मीय सभा के थ्रू उन्होंने ऑर्थोडॉक्स जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे विद इन द हिंदू, तो इसको इन्होंने डिस्करेज करने की कोशिश की थी। ठीक है। यहीं अगर हम दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो जो संस्था स्टार्ट की गई थी, आर्य समाज, और कब स्टैब्लिश की गई थी? 1875 मुंबई में। ठीक है। अगर हम वीडी सावरकर की बात करते हैं तो इनके द्वारा इंपॉर्टेंट बुक लिखा गया है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वहीं अंबेडकर की बात करते हैं तो इन्होंने दलित राइट पे काम किया है, और इन्होंने मूवमेंट्स लाइक दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट, ये इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आत्म सभा कब स्टैब्लिश हुआ था? 1815। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इस तरीके से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है अगेन इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, या इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटी।
एंड पॉलिटी, तो इसका ये क्वेश्चन है, लॉजिकली अरेंज द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्स ऑफ देयर अपीयरेंस। सो एक यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि सारे जो प्रोविजंस हैं ये सारे आपके फंडामेंटल राइट्स के हैं। फंडामेंटल राइट्स मतलब पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज आपके लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है। फंडामेंटल राइट कौन कौन से आर्टिकल से स्टार्ट होता है, 12 से लेकर 35। तो पार्ट थर्ड जो है आपका 12 से लेकर 35 तक का सेक्शन है, आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। जो पहला है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो दिस फॉल्स ऑन द आर्टिकल 16। फ्रीडम ऑफ इस, फिर है आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सो ये आ जाता है आपका आर्टिकल 21। नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट, तो ये आ जाता है आपका आर्टिकल 22। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19। तो इस तरीके से आप अरेंज कीजिएगा तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू, ए, डी, बी, सी। तो यहाँ बोला गया कि उस तरीके से आपको अरेंज करना है कि किस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन में अपियर होता है, ऑर्डर ऑफ अपियरेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इस चीज पे आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर और जैसे ये फंडामेंटल राइट्स या फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आ सकते हैं, बहुत सारे जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उसको लेकर भी क्वेश्चन आ सकता है लॉजिकल ऑर्डर में चीजों को अरेंज करने के लिए। Next, who said that the politics is authoritative allocation of values because values are allocated through implementing decisions, not just by making them। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन वन, डेविड स्टीन। तो इन्होंने क्या आर्गुमेंट किया था, ये जो है इन्होंने बुक लिखा था। कौन सा बुक लिखा था इन्होंने, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थ्योरी दी है वो है एलोकेट वैल्यू, और आप बोल सकते हैं एलोकेटिव वैल्यूज। ठीक है, अब इसी में इन्होंने ये बात की है, जो इन्होंने जो इम्पोर्टेंट थ्योरी की बात अगर हम करते हैं तो सिस्टम थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स, सिस्टम थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम इट फंक्शंस थ्रू एलोकेटिव वैल्यूज, और ये किस तरीके से ऑथोरिटेरियन मेजर्स से ये जो है वैल्यू को एलोकेट करते हैं, and that again leads to the implementation. Just by making them is not sufficient, implementation is an important part. Implementation and decision making, implementation is decision making is an important part। ठीक है, वही नेक्स्ट देखते हैं मैक्स वेबर का। तो मैक्स वेबर ने कौन सी थ्योरी दी है, इन्होंने बोला है पॉलिटिक्स एज वोकेशन। किस तरीके से उन्होंने पॉलिटिक्स को डिफाइन किया है, वोकेशन। एंड ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट लेजिटिमेट use of force, therefore the state has the power to use force as a legitimate means। टैलकॉट क्वेश्चन की बात करते हैं तो इन्होंने कौन सी थ्योरी दी है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरल फंक्शन। वहीं एलमंड एंड वर्वर की बात करते हैं तो इन्होंने पॉलिटिकल कल्चर की बात की है। ठीक है, बुक कौन सा लिखा है, द सिविक कल्चर। ठीक है, लेकिन इन्होंने पॉलिटिक्स को ऐसा जैसे हम देखते हैं कि डेविड ईस्टन ने डिफाइन किया है, इन्होंने उस तरीके से पॉलिटिक्स को डिफाइन नहीं किया है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे बुक्स की बात कर रहे हैं तो ये कब पब्लिश हुआ है ये भी चीजें आपको देख लेनी है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कौन से थीमेटिक एरिया से, तो ये आपका हो जाता है कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स। नेक्स्ट अगेन, विच अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर्स इज द ऑथर ऑफ द बुक मैनोवर्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ये सिंथिया एनल्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन आप देखिएगा जो फेमिनिस्ट थ्योरी की बात की गई है, जो फेमिनिज्म है, इसी से ये बुक्स एंड ऑथर के रूप में कौन सा जो है पूछा गया है।
और जो इसका आप ये जो बुक्स है मैनूवर्स, इसका जो कंप्लीट नेम है, इसका नेम है द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफ मिलिटाइजेशन ऑफ वुमेन्स लाइफ, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफ मिलिटाइजिंग वुमेन्स लाइफ, वुमेन्स लाइफ, ठीक है, लाइव्स। और ये पब्लिश हुआ है बुक आपका 2000 में। तो ये ईयर ऑफ पब्लिकेशन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और इनको जो है कंसीडर किया जाता है फेमिनिस्ट थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन। उन्होंने जेंडर एंड मेटलाइजेशन पे काम किया है, ठीक है। और इन्होंने ये आर्गुमेंट किया है कि मिलिट्री इंस्टीट्यूशन, जो मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस है, दे यूज जेंडर नॉर्म्स फॉर सस्टेनिंग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, पावर स्ट्रक्चर। तो ये इनका जो है इंपॉर्टेंट आर्गुमेंट था, ठीक है। अब दूसरे जो ऑथर्स हैं जीन, तो इनका जो इम्पोर्टेंट एक बुक है, इन्होंने एक इम्पोर्टेंट बुक लिखा है नोन एंड सी इज फेमस फॉर वार एंड वुमेन, और आप बोल सकते हो वुमेन एंड वार। दिस वाज पब्लिश्ड इन 1897। एंड टेक्ना, सी इज फेमस फॉर, सी रोट द बुक इंटरनेशनल रिलेशन, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। और वहीं सुशांत जॉर्ज की बात करते हैं, सो इन्होंने जो है ग्लोबल पॉवर्टी एंड न्यू लिबरलिज्म पे बहुत ज़्यादा काम किया है। ग्लोबल पॉवर्टी एंड न्यू लिबरलिज्म, ठीक है। सो आप ये चीज़ देखिएगा, जो क्वेश्चन फिफ्थ है, ये यहाँ पे सारे जो ऑथर्स है, फेमिनिस्ट थ्योरी है, रिलेटेड टू इंटरनेशनल रिलेशन ही है, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपको ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल रिलेशन में ऐसा जो है अब फेमिनिस्ट थ्योरी की बात नहीं की गई है, लेकिन पॉलिटिकल थ्योरी की अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे फेमिनिज्म की बात की गई है या फेमिनिस्ट थ्योरी की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगेन यहाँ पे पूछा गया है कि बुक्स एंड ऑथर्स के रूप में आपको जो है मैच करना है। सो अगर हम देख लेते हैं कि कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, तो एन अनरिटन फ्यूचर, रियलिज्म एंड अनसर्टेनिटी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जोनाथन कृष्णा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बेलिसन स्मिथ, पावर और रेडिकल व्यू, अगेन बाय स्टीवन लुक्स, रीजन एंड पावर, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, बैरी बुजान। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वह ए। सो आईआर से भी जो आपके बुक्स एंड ऑथर्स जो है पूछे जा सकते हैं, तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। प्लस आप ये भी देख लीजिएगा कि जैसे अगर हम मान के चलते हैं एन अनरिटन फ्यूचर रियलिज्म, तो ये बुक आपका पब्लिश हुआ है 2022 में, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है कि कौन सा बुक आपका कब पब्लिश हुआ है। वहीं अगर हम बात करते हैं पावर और रेडिकल व्यू, तो दिस वाज पब्लिश्ड इन 1974, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं बैरी बुजान, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, तो ये बुक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जो एक न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था इस बुक में, द कॉन्सेप्ट इज रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स, रीजनल सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ठीक है। सो इन्होंने ये आर्गुमेंट किया कि हाउ रीजनल सिक्योरिटी सिस्टम, दे फंक्शन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ग्लोबल सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, फंक्शन independently from global security structure। तो ये सिग्निफिकेंट हो जाता है, जो आपको ध्यान में रखना है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं, तो यहाँ पे पूछा गया हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रियलिस्ट थिंकर। अगेन ये क्वेश्चन आपका आईआर का एक पार्ट हो जाता है। जो फोर ऑप्शन दिया गया है, थॉमस होब, केनेट वॉल, विड्रो विल्सन, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा विड्रो विल्सन।
क्यों? क्योंकि इनको हम लोग जो आइडियलिज्म में रखते हैं, आइडियलिज्म, या आप ये बोल सकते हैं इनिशियल डेज ऑफ लिबरलिज्म। ठीक है, आपके होप्स जो है क्लासिकल हो जाते हैं। केनेथ वाल्ज इन्होंने न्यू, या फिर आप बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल रियलिज्म। हंस मर्गेंथु इज अगेन वेरी मच फेमस। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया है, ही इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ क्लासिकल रियलिज्म। क्यों? क्योंकि इन्होंने बुक लिखा है पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन, एंड दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1948। ठीक है, तो इन्होंने जो मेन आर्ग्यूमेंट दिया था, आप जब बोल सकते हैं कि द स्टार्टिंग ऑफ रियलिज्म वेयर ही सेज दैट पावर एंड नेशनल इंटरेस्ट दे ड्राइव इंटरनेशनल रिलेशन, दे ड्राइव इंटरनेशनल रिलेशन। अगर बात करते हैं केनेथ वाल्ज की, तो इन्होंने जो बुक लिखा था, द थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, दिस वाज पब्लिश्ड इन 1979। ठीक है, और इन्होंने जो बात की स्ट्रक्चर की बात की, स्ट्रक्चर इन इंटरनेशनल सिस्टम, द एनार्की, स्ट्रक्चर डिटरमाइन द स्टेट बिहेवियर, ओके, एंड नॉट द ह्यूमन नेचर। ठीक है, तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपका, हु अमंग द फॉलोइंग लिंक पॉलिटिकल डेवलपमेंट विद एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ल्यूशियन पाई। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप्ड पॉलिटिकल डेवलपमेंट विद एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। सो इसका जो अब थीम हम लोग बोलेंगे, तो वो हो जाता है आपका कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इन्होंने जो बात की है, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिपेंड्स ऑन द एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एंड ही सेज और ही आर्ग्यूज दैट वेल बिहेविंग ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी enhances governance, enhances governance and ensures stability, or and this also facilitates modernization। ठीक है, तो ये सारे इनके जो है आर्गुमेंट है, जो इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इन्होंने जो बुक लिखी है, जहां पे ये सारा आर्गुमेंट किया है, ये एक्सपेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1966। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। वहीं अगर हम जैसे यहाँ पे जो चार में से तीन ऑप्शन दिए गए हैं जेम्स कोलमैन, तो इनका क्या कंट्रीब्यूशन है इस कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन है, दैट इज रिगार्डिंग कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। और इनका अगर हम फोकस की बात करते हैं, तो इन्होंने जो फोकस किया है वो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन डेवलपिंग नेशंस, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन इन डेवलपिंग नेशन। ठीक है, तो ये इनके लिए सिग्निफिकेंट हो जाता है। वहीं डेविड ईस्टन की हम बात करते हैं, तो अगेन ही इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वन, बिकॉज ही डेवलप्ड द सिस्टम थ्योरी इन पॉलिटिकल साइंस, एंड ही टॉक्स अबाउट हाउ पॉलिटिकल सिस्टम प्रोसेसेस इनपुट्स, इनपुट्स
और इनपुट्स क्या था आपका? डिमांड एंड आउटपुट्स, पॉलिटिक्स। सो अगर ये चीज एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इनपुट आउटपुट मॉडल, इनपुट आउटपुट मॉडल, तो आपके लिए ये डेविड ईस्टन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। वहीं मैक्स वेबर की बात करते हैं तो ही डेवलप द थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। एंड ही टॉक्ड अबाउट ब्यूरोक्रेसी एज एन आइडियल टाइप rather than its role in political development. I mean, Weber did not talk about role of bureaucracy in political development, but he talked about what should be the ideal type of bureaucracy. ठीक है, तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिस्ट द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो यहाँ पे जो चार है आपके पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, यहाँ पे जो चार इवेंट्स दिए गए हैं, एंड दे हैव आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे देखिए जैसे इंडियन पीस कीपिंग फोर्स भी दे दिया गया, तो आपको ये भी देख लेना है कि इंडियाज कंट्रीब्यूशन इन रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी, पीस एंड सिक्योरिटी, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसका अगर हम देखते हैं कि कब कब ये सारा इवेंट हुआ है, ठीक है, तो जापानीज अटैक ऑन पर्ल हार्बर अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये आपका कब हो गया था? 1941 में। इसके बाद ही जो है यूएस फुल फ्लेज इंटर कर जाता है आपका वर्ल्ड वॉर टू में। अब इंडियन पीस कीपिंग फोर्स कब किया है? आपका जो ट्रीटी साइन हुआ था बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, सो ये साइन हुआ था इन द ईयर 1987। नाउ you will be surprised that Indian peacekeeping force, the purpose was to provide some degree or some kind of protection, but the Indian peacekeeping force ended up fighting the LTT. So this is again significant. ठीक है, it was sent as per India Sri Lanka Accord to mediate between Sri Lanka and LTT, but then end up fighting LTT, and this was withdrawn in 1990। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका कारगिल वॉर, मई जून 1999। और सबसे पहले हम देखते हैं मिसाइल क्राइसिस, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, तो अक्टूबर बिटवीन 16 टू 28 ऑफ 1962। ठीक है, तो कोल्ड वॉर जो है ये डायरेक्टली आपका क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन था। वहीं अगर हम इंडियन पीस कीपिंग फोर्स देखते हैं, कारगिल वॉर देखते हैं, तो ये दोनों जो है आपका कोल्ड वॉर का नहीं था, ये आपका वर्ल्ड वॉर टू का इवेंट हो जाता है, तो उस चीज को भी सिग्निफिकेंटली आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है टीएच मार्शल डिवाइड सिटीजनशिप इनटू थ्री पार्ट्स, व्हिच आर दीज। सो कौन सा थ्री पार्ट है जिसमें टीएच मार्शल ने सिटीजनशिप को डिवाइड किया? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल। ठीक है, तो टीएच मार्शल ही वाज ए ब्रिटिश सोशोलॉजिस्ट, और इन्होंने जो बुक लिखी है, जो यहाँ पे इन्होंने डिस्टिंक्शन किया है, तो ये बुक अगेन सिग्निफिकेंट हो जाता है, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। दिस बुक was published in 1950। ठीक है, एंड he provided a framework for evolution of citizenship, framework for evolution of citizenship in modern societies। और इनका अगर हम बात करते हैं मॉडर्न सोसाइटीज, विच टाइप ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज, मेजर फोकस वाज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर स्टेट। ठीक है, सो ही टॉक्स अबाउट सिविल सिटीजनशिप इन टर्म्स ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम। सिविल की अगर हम बात करते हैं तो ही टॉक्स अबाउट इन टर्म्स ऑफ राइट्स एंड फ्रीडम। अगर हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिटीजनशिप, तो ही टॉक्स अबाउट इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल लाइफ।
participation in political life. And when he talks about social citizenship, he talks about in terms of welfare and social rights. Okay, welfare and social rights. ठीक? The third, the next question that we can think of is which of the following writs is issued by Supreme Court in case of illegal detention of a person. सो अगेन ये आपका इंडियन गवर्नमेंट इन पॉलिटिक्स हो जाता है और हम लोग जानते हैं कि जब रिट्स की बात होती है तो सुप्रीम कोर्ट भी इशू करता है हाई कोर्ट भी इशू कर सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि इलीगल डिटेंशन के केस में कौन सा रिट इशू होता है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हेवियस कॉर्पस। ठीक है, तो ये एड्रेस करता है स्पेशली आपका इलीगल डिटेंशन का। ठीक है, और ये एक लैटिन है और इसका जो करेक्ट वर्ड है, एक्सप्लेनेशन है या मीनिंग है, यू शैल हैव द बॉडी, हैव द बॉडी। ठीक है, सो दिस इज a लीगल ऑर्डर डिमांडिंग that the person who have been detained to be brought before court, evidence for justification or detention. So anyone who gets detained he must be brought before the court. ठीक है, वहीं अगर बाकी है जैसे मान के चलिए मैंडेमस है, तो ये कब इशू होता है? इट्स ए डायरेक्ट ऑर्डर इशूड बाय कोर्ट, इशूड बाय कोर्ट, और किस चीज के लिए? टू पब्लिक अथॉरिटी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉर इशूइंग दिस रिट? टू परफॉर्म ड्यूटी, परफॉर्म ड्यूटी विच दे हैव फेल्ड टू डू। सो जो भी वो ड्यूटी फेल्ड हो गए उस केस में उनको ये ड्यूटी करनी है। क्यों रेंटो, अब ये कब इशू होता है? पर्सन होल्डिंग ऑफिस विदाउट लीगल अथॉरिटी, ऑफिस विदाउट legal authority. So let's say that a person becomes a CM, okay, and he or she doesn't have the majority. So in this case, the Supreme Court can issue the writ. And finally, so this is being used by the High Court or higher courts to review the decision of lower courts issued by higher courts to to review the judgment decision of lower courts. So the high courts can ask for the case to be transferred. Like from if something which is happening in the district court, it can be asked to transfer to the high court. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन है? ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सिक्योरिटी काउंसिल प्रिंसिपल ऑर्गन है। नेक्स्ट हो जाता है ट्रस्टीशिप काउंसिल, अगेन ये आपका जो है प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है। थर्ड हो जाता है यूनाइटेड नेशन यूनेस्को, सो ये आपका प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगेन ऑर्गन, प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन। सो अगर हम यूएन की बात करते हैं तो देयर आर 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। सो यहाँ पे तो सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हम लोगों ने देख लिया है। कौन कौन सा एडिशनल है? ठीक है, एंड व्हाई वाज दिस ट्रस्टीशिप काउंसिल क्रिएटेड? सो फॉर सेल्फ गवर्नेंस के लिए। ठीक है, हाउएवर इट हैज नॉट मेट सिंस 1994। 94 के बाद जो है ये कभी जो है काम, आप बोल सकते हैं इनका मीटिंग नहीं हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर एडिशनली देखना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए जनरल असेंबली, सो ये भी आपका एक प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है।
ठीक है। अब यहीं पे सिग्निफिकेंट हो जाता है कि आपका जो क्रिएट किया गया था, जब हम यूनाइटेड नेशन के बारे में देख रहे हैं, तो आपका इसका जो क्रिएशन एंड इस्टेब्लिशमेंट, ये भी देखना सिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल सिक्योरिटी काउंसिल ने फर्स्ट पीस कीपिंग मिशन कब भेजा था, कौन से इवेंट को लेकर भेजा था, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है, फॉर एग्जांपल यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, व्हेन दिस वाज क्रिएटेड, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, व्हेन दिस वाज इस्टेब्लिश्ड। तो ये सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं वो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्ट्री ऑफ यूनाइटेड नेशन, यूएन चार्टर अप्रूव्ड इन सैन फ्रांसिस्को। तो यहाँ पे आपको क्रोनोलॉजिकली ये सारा चीजों को अरेंज करना है। फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग सेंट टू सुएज कैनाल, फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल यूएनडीपी वाज इस्टेब्लिश्ड, ये कब कब ये हुआ है, तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है। सो इसका जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो हो जाता है ये, सबसे पहले जो है अप्रूव्ड इन सैन फ्रांसिस्को बाय 50 स्टेट्स। ठीक है। तो कब इस्टेब्लिश हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, कौन से ईयर में हुआ था, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो दिस वाज चार्टर विच वाज साइंड इन सैन फ्रांसिस्को एंड दिस वाज डन ऑन 26 जून 1945। फर्स्ट आप बोल सकते हैं पीस कीपिंग फोर्स, so दिस वाज सेंट इन अक्टूबर 1956। ठीक है। ट्रैगिव ली अपॉइंटेड सेक्रेटरी जनरल, so he was appointed on Feb 1 1946 एंड यूएनडीपी कब इस्टेब्लिश हुआ था, नवंबर 22 1965। सो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरीके से अगर आप देखिएगा तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए, फिर आपका सी, बी, डी। सो करेक्ट ऑप्शन 4। Which among the following was the reason for calling off the non-cooperation movement? अगेन आप ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आपका जो इंडियन इंडिपेंडेंस से लेकर रिलेटेड क्वेश्चन है। अब कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आप बोलिएगा कि सर ये तो सिलेबस में है ही नहीं, क्यों? ये सिलेबस में इसलिए हो जाता है क्योंकि दिस इज एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी। सो दिस वाज कॉल्ड ऑफ आफ्टर चौरी चौरा इंसिडेंट। इस इंसिडेंट के बाद जो है ये, और चौरी चौरा इंसिडेंट कब हुआ था, Feb 5 1922। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1931। अब ये भी सिग्निफिकेंट होता है कि आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ये स्टार्ट कब हुआ था, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। सो कब हुआ था ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, 1920। 1920 में स्टार्ट हुआ था और Feb 5 1922 में ये कॉल्ड ऑफ हो गया था। ठीक है। ये आपको सिग्निफिकेंट हो जाता है। Which of the following is not covered under Article 21 of the Indian Constitution? Indian Article 21 talks about your right to life and personal liberty. Right to life and पर्सनल लिबर्टी। सो कौन कौन सा है, जैसे राइट टू लाइवलीहुड, राइट अगेंस्ट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन, राइट टू एक्टिव इंटेशिया, तो कौन कौन सा इसमें कवर अप हो जाता है। सो इसमें से कौन सा कवर अप नहीं होता है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है वो है 4, राइट टू एक्टिव एनेस्थीसिया। ये जो है कवर अप नहीं होता है। बाकी राइट टू लाइवलीहुड, क्योंकि अगर आपके पास राइट टू लाइवलीहुड नहीं होता है तो राइट टू लाइफ नहीं होता है। राइट टू लाइवलीहुड इज इंपॉर्टेंट बिकॉज विदाउट अर्निंग मनी यू कैनॉट थिंक ऑफ सर्वाइवल। ठीक है। सो दैट्स व्हाई इन मेनी टाइम्स द कोर्ट हैज सेड दैट राइट टू लाइवलीहुड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। ठीक है। एंड अगेन दिस वाज आल्सो एस्टैब्लिश्ड अंडर बाय द सुप्रीम कोर्ट इन विसाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान।
और ये हुआ था आपका 1997 एंड दिस वाज द आल्सो द केस वेयर वी टॉक अबाउट विसाखा गाइडलाइंस व्हिच टॉक्स अबाउट प्रिवेंशन ऑफ sexual harassment at workplace. So again, this is an important case that you can think of. Again, solitary confinement is being considered as a violation of right to life and personal liberty. Okay, and this was again discussed in. So this is something which have been talked about in terms of the Supreme Court judgments and all. So this was discussed in Menka Gandhi versus Union of India and year 1978. Okay, so solitary confinement was seen to be inhumane and degrading treatment. Right to freedom. So this was again the case that was talked about in 2005 2005 नॉइज पॉल्यूशन केस जो है, ठीक है. एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स राइट टू पीसफुल लिविंग. राइट टू पीसफुल लिविंग इज एन इम्पॉर्टेंट. ओके, फ्री फ्रॉम नॉइज पॉल्यूशन विच हार्म्स पर्सनल हेल्थ एंड वेल बीइंग. ओके, चलिए. ये राइट टू एक्टिव एनेस्थीसिया का जो केस था आपका 2018 में, अनुराग सागवाव वर्सेस स्टेट द यूनियन ऑफ इंडिया. अगेन दिस वाज डिस्कस्ड इन 2011. ठीक है, तो यहाँ पे भी ये बोला था, लेकिन इन 2018 द सुप्रीम कोर्ट said that okay, they decriminalize the passive anesthesia. So this means allowing individual to refuse medical treatment. Okay, so active anesthesia remains illegal. ये illegal part है. नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन ऑफ कोल्ड वॉर इन क्रोनोलॉजिकल मैनर. सो अगेन अब यहाँ पे स्पेसिफिकली बोल दिया गया है कोल्ड वॉर इवेंट्स है ये. सो सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, तो इसी में एक कॉन्सेप्ट ये आता है ना, द ग्रेट गेम. ठीक है, सोवियत इन्वेशन, तो ये कब हुआ था? और सो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, तो ये हो गया था आपका 1979. Korean War was something which started just after the formation of, uh, you can say next decade after the formation of United Nations. This was 1950. और वार जो है, कोरियन वार बिटवीन नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, स्टार्टेड ऑन जून 25, जहाँ पे नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया पे अटैक कर दिया था. ठीक है, फिर है आपका बर्लिन वार. तो बर्लिन वार कब हुआ था? ये बर्लिन वॉल होना चाहिए. तो बर्लिन वॉल जो है आपका 1961 में, 1961 में द बर्लिन वॉल वाज इरेक्टेड बाय जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, और दैट वाज समथिंग कॉल्ड एज ईस्ट जर्मनी. एंड दिस वाज डन टू प्रिवेंट जर्मन्स फ्रॉम फ्लीइंग टू वेस्ट जर्मनी. Okay? And finally it was brought down in 1989. ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द बर्लिन वॉल began on August 13th. Finally, the Soviet invasion of Hungary. So this took place in 1956. ठीक है, ड्यूरिंग द हंगेरियन रिवॉल्यूशन. सो अगर हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करते हैं, तो आपका कौन सा ऑप्शन सबसे पहले क्या था? कोरियन वॉर 1950, सो बी. अब यहाँ पे आप देखिएगा कि एक भी आपको पता है, तो यहाँ पे बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे सबसे पहले तो आपका थ्री जो है करेक्ट हो जाता है. नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग नॉट ए टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम अकॉर्डिंग टू सैरेटरी क्लासिफिकेशन. सो एक चीज जो हम लोगों ने देखा है, जो वेरियस क्लासिफिकेशन है इन पॉलिटिकल थ्योरी, वो चीज आप लोग को देख लेना है. अब ये जो है आपका कॉम्परेटिव पॉलिटिक्स का पार्ट हो जाता है. सो इन्होंने कौन सा नहीं किया? इन्होंने सिंगल पार्टी सिस्टम का बताया है, लिमिटेड और मॉडरेट पोलरिज्म बताया, एक्सट्रीम और पोलराइज पोलरिज्म के बारे में बताया, बैलेंस्ड और इफेक्टिव पोलरिज्म इन्होंने नहीं दिया है. तो दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. ठीक है, सो अब इन्होंने जो बुक लिखी है, ये बुक है पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम. पार्टी सिस्टम.
दिस बुक वाज पब्लिश्ड इन 1976 एंड इन्होंने जो डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ डिफरेंट पार्टी सिस्टम, डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ वेरियस party system, and he studied only the democratic countries, democratic countries, not the non-democratic countries. ठीक है. सो सिंगल पार्टी सिस्टम कौन सा है, जहाँ पे ओनली वन पार्टी एग्जिस्ट और डोमिनेट्स कंट्री लाइक चाइना. ओके. और अगेन यहाँ पे जो सिंगल पार्टी सिस्टम है ये मोनोपोलाइज, दे मोनोपोलाइज पॉलिटिकल पावर. मोनो सो Satori argues that the single party system they monopolize the political power. So next again the limited or the moderate pluralism. So he talks about refers to a party system where several political parties coexist. Parties coexist and they compete. Okay. So यहाँ पे इन्होंने जो एग्जाम्पल दिया है वो है इंडिया का. Okay. And sometimes they are also coalition government. So you can think of India, Germany, then extreme or polarized. So extreme or polarized कौन सा एग्जाम्पल हो जाता है, many parties, there are again many parties, but there are ideological departure, ideologically extreme. Okay, so you can think of Italy during certain periods. Okay, when, or you can also think of Germany where Nazi was there. ठीक है. So next question again, who among the following describe democracy as the tyranny of the majority? So ये जो है बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2022 का, अगर आप पेपर देखते हैं सो उसमें भी ये जो है रिपीट हुआ है. एंड दिस इज समथिंग दैट हैज बीन डिस्कस्ड इन डेमोक्रेसी इन अमेरिका, एंड दिस वाज पब्लिश्ड इन 1835. ठीक है. सो और इसी में आप ये देख लीजिएगा, रशियो इन्होंने पॉपुलर सोवरेनिटी की बात की है. डनिंग की अगर हम बात करते हैं, सो अगेन इज समथिंग दैट इज नोन फॉर डनिंग रिजोल्यूशन. लेजिटिमेसी, ही टॉक्स अबाउट और ही क्वेश्चंस द लेजिटिमेसी ऑफ किंग जॉर्ज. जॉर्ज थ्रीज डिसीजन. ठीक है. जेम्स मेडिसन, जेम्स मेडिसन इज कंसिडर्ड टू द फाउंडिंग फादर ऑफ यूएसए. और इसीलिए मेडिसिन स्क्वायर गार्डन जहाँ पे मोदी जी पहली बार जाके भाषण भी दिए थे. ठीक है. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, अकॉर्डिंग टू लॉ के विच आर द नेचुरल राइट्स ऑफ द पीपल. सो देर आर व्हेन वी टॉक अबाउट नेचुरल राइट्स, सो नॉट ओनली लॉ के बट ऑल्सो यू कैन थिंक ऑफ होप्स, you can think of Russia. So Locke define natural rights of people in terms of right to life, liberty, and property. So option 4 is the correct option. So जब इन्होंने जो बुक लिखी है द सेकेंड ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, तो इस बुक में, और ये पब्लिश हुआ आपका 18 सॉरी 1689 में. तो इस बुक में इन्होंने जो है पूरा थ्योरीज ऑफ नेचुरल राइट्स, ही गेव द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स. So natural rights are those rights which cannot be separated from the individual. Inalienable rights. It cannot be separated. Okay. So this becomes a key area or themes.
Like for example, he talks about right to reservation, self preservation, right to self preservation and right to property. So ये significant हो जाता है. Which of the following book has not been written by B.R. Ambedkar? So again इसका simple है, गांधी, नेहरू एंड टैगोर. थॉट्स ऑन पाकिस्तान, एनिलेशन ऑफ काज, द प्रॉब्लम रूपी, ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, ये तीनों बुक जो है अंबेडकर के द्वारा लिखी गई है. Thoughts on Pakistan, this was published in 1940, and this was during the period of partition and all. He talked about creation of particle, Pakistan, and implication. When if you read this book, Thoughts on Pakistan, so this is regarding creation of Pakistan and implication on Indian Muslims. Implication on Indian Muslims. Annihilation of caste, this is again one of the most significant work, 1936. He talks about and criticizes the Hindu caste system. And he talks about intercaste marriage as a mean to, get rid of the caste. The book Gandhi, Nehru and Tagore, this was written in the perspective of Lala Lajpat Rai. Okay. The problem of rupee, origin and solution. This book was published in 1923. So he talks about the monetary policy, and he talks about the gold standard. So again, the problem of rupee, origin and solution is again one of the, you can say, uh, his major PhD work that he did in Columbia University. Chronologically arrange the writings of Karl Marx according to the year of publication. So this is again a significant and important question. So कब कब कौन सी बुक पब्लिश की गई है? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 18, जर्मन आइडियोलॉजी आपका 1846 हो जाता है. कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसके बाद हुआ है, 48 में पब्लिश किया गया है. ठीक है. द नेक्स्ट बुक है आपका, ये जो है पब्लिश हुआ है 1852, एंड द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, दिस वाज पब्लिश्ड इन 1875. तो ये सबसे लास्ट में हुआ है. सो द फर्स्ट इज द जर्मन आइडियोलॉजी. सो एक ही में सी है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी. सो एक चीज आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक का आंसर आपको पता हो, तो फिर आपको सारा कुछ पता चल जाएगा. नाउ व्हाट आर द मेन आर्ग्यूमेंट्स? अगर हम जर्मन आइडियोलॉजी की बात करते हैं, सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ मार्क्सिस्ट थ्योरी. मार्क्सिस्ट थ्योरी. ठीक है. वहीं कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात करते हैं, सो ही टॉक्स अबाउट स्ट्रगल ऑफ द वर्किंग क्लास. And this the Communist Manifesto laid the, you can say, foundation for Marxist politics. Marxist politics. अगर हम critique of the Gotha program, so this was more like a critique for German Workers' Party. और ये पार्टी जो है, later this party became the Social Democratic Party of Germany. So Marx criticizes the vision of socialism as being too moderate and not revolutionary enough. तो क्या क्रिटिक था? नॉट रिवोल्यूशनरी. ये सिग्निफिकेंट हो जाता है. ठीक है. और इन टर्म्स ऑफ 18th Brumaire of Louis Bonaparte, he talks about the class struggle. Class struggle. Next है, which of the following committee is recommended for the Panchayati Raj system in India?
अब यहाँ पे बहुत सारे समिटीज दिया गया है, लेकिन आपको ये डिस्कस करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग समिटी वाज द फर्स्ट टू रिकमेंड द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, सो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है बलवंत राय कमेटी। नाउ इवन एल एम सिंघवी कमिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन बलवंत राय कमेटी आपको ये देखना है कि ये कब फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो बलवंत राय कमेटी वाज फॉर्म्ड इन 1959 and it recommended the establishment of Panchayati Raj institutions. Whereas when we talk about the LM Singhvi committee, ठीक है, तो LM सिंघवी का कंट्रीब्यूशन क्या रहा है? ठीक है, सो दिस कमिटी recommended three-tier system पंचायती. So what were the layers? Village, second is your intermediate, and the third is district level. And the recommendation of the Singhvi committee led to the 73rd constitutional amendment. Or you can say, talk about in terms of the constitutional provisions, constitutional guarantee. ठीक है, administrative reform committee did not in such focus. This was formed in 1966. इनका मेजर फोकस जो है आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पे नहीं था। सिंघवी कमेटी का इस्टेब्लिशमेंट भी अगेन आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मान लीजिए अभी जैसे ये पूछ लिया गया, हो सकता है ये पूछ लिया जाएगा कि इनका जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। तो सिंघवी कमेटी वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1986। 1986 सकारिया कमेटी अगेन सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी थी। ठीक है, सो अगेन सरकारिया कमेटी का भी जो फोकस है एज सच that was not on panchayati raj, but then it was in terms of federalism, center state relations and all. ठीक है, in 1971 India Pakistan war, during the US sent which of its aircraft to the Bay of Bengal in support of Pakistan? तो इसका जो सेवंथ फ्लीट, ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। So 71 India Pakistan 71 war was liberation of Bangladesh, or Bangladesh liberation war. ओके, ठीक है, अब इसी में ये भी सिग्निफिकेंट हो जाता है दैट in support of India, Russia or USSR of that time also provided the military support. Next हो जाता है द पहल स्कीम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विथ। तो चार ऑप्शन है, डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी सब्सिडी, वुमेन एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर लोन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ एलपीजी सब्सिडी। सो पहल स्कीम कब अनाउंस किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो दिस वाज समथिंग दैट वाज अनाउंस्ड इन 2014, okay, under the Ministry of Petroleum and Natural Gases. Natural gases. So whenever you are talking about political science, so there are multiple schemes which are important. So अगर हम स्कीम की बात करते हैं तो क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? ईयर ऑफ लॉन्च, सेकेंड हो जाता है प्रोविजंस, क्या प्रोविजंस है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल मेक इन इंडिया स्कीम, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर मुद्रा स्कीम, सो वो सारी चीजें आप लोग देख लीजिएगा। Which of the following statement is are correct regarding the basic assumption of realism? Basic assumption of realism में कौन कौन सा correct है? So realism explain power politics in terms of egoism. Dependency theory is the key aspect of realism. Statecraft and national interest are key aspect of realism. Balance of power is essential to preserve the liberty of state. तो ए आपका करेक्ट हो जाता है, डिपेंडेंसी थ्योरी नहीं है। सी स्टेट का नेशनल इंटरेस्ट करेक्ट है। बैलेंस ऑफ पावर इज एसेंशियल टू प्रिजर्व
लिबर्टी ऑफ स्टेट करेक्ट है, तो आपका जो हो जाता है ए सी एंड डी ओनली, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। तो अगर आप रियलिज्म के कोर एजम्पशंस को देखते हैं तो एक तो हो जाता है आपका सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट वेरी मच सिग्निफिकेंट। स्टेट क्राफ्ट, हाउ डू वी डिफाइन दिस स्टेट क्राफ्ट इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेसी, और आप ये बोल सकते हैं मिलिट्री स्ट्रेटेजी। सो बोथ गोज हैंड इन हैंड। बैलेंस ऑफ पावर अगेन इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अगर बैलेंस ऑफ पावर नहीं रहेगा तो सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी जो है वो थ्रेटन हो जाता है। थिंक ऑफ व्हाट केनेथ टॉक्स अबाउट, okay, in terms of the theory of international politics published in 1979. So balance of power is again important one, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चन टोटल पूछे गए हैं। सो इसमें हम लोगों ने 25 डिस्कस कर लिया है, और रिमेनिंग वीडियो में भी हम लोग 25 एंड 25 डिस्कस कर लेंगे। सो इससे आपको एक चीज ये पता चल जाएगा कि हमारा जो क्वेश्चन है उसका अप्रोच क्या है, ठीक है। दूसरा कवरेज, बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट को लगता है कि सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, जबकि कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। आपको जो सिलेबस है आपको फोकस उसी पे करना है, क्वेश्चन उसी से रिलेटेड टॉपिक से आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज पे आपको ध्यान रखना है। दूसरा कवरेज के साथ साथ आपको क्वेश्चन स्ट्रक्चर, फोर्थ आपको डिफिकल्टी लेवल, ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कर रहे हैं तो ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना। आप ध्यान देते हैं तभी आपका ये सारी चीजें कवर अप होगा। बाकी एग्जाम ट्रेजी की तरफ से 20,000 प्लस क्वेश्चंस जो हैं प्रैक्टिस के लिए आप लोग को दिए जा रहे हैं। तो इसके लिए आप लोग 8448878849 पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर एग्जाम ट्रेजी का जो है ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो वहीं पे सारे प्रैक्टिस सेट भी हैं, और इसका जो प्राइस है सिर्फ 499 है। जी हाँ, 499 में ही आपको 20,000 प्लस क्वेश्चन, जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक, सेक्शनल मॉक्स, बुक के चैप्टर प्लस जो है इस आपको शॉर्ट नोट्स भी सारी चीज़ के प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सो ये सारा चीज़ इसीलिए दिया जा रहा है सो दैट आप प्रिपरेशन के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करें। बाकी कोई प्रिपरेशन रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप 8448878849 पे कॉल या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। प्रिपरेशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस पे, या फिर मान लीजिए एडमिशन रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इसी नंबर पे कॉल या मैसेज करके सारा जानकारी ले सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट होता है वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।